एक दिन शाम के 6 बजे सीमा हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रही थी। तभी एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। पहले तो सीमा ने फ़ोन काट दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बज रही थी तो बेमन से सीमा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ ममता की आवाज़ सुनकर सीमा चौंक गई। ममता बुरी तरह रो रही थी। सीमा बोली, ममता तू रो क्यों रही है? कहाँ है तू? बात बता, तेरे पति कुछ कहा है क्या? मुझे बात तो सही, क्या हुआ? लेकिन ममता बड़ी मुश्किल से बस इतना कह पाए, सीमा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले। मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फ़ोन मांग कर रही हूँ। तू यहाँ आजा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सीमा ने ये सुनकर कहा, तू चिंता मत कर, वहीं रुक, हम बस 1 घंटे में पहुँच रहे हैं। तू जिनका फ़ोन है उनसे मेरी बात करवा दे। ममता ने चाय वाले भैया को फ़ोन दे दिया। सीमा, भैया आप यहीं बस स्टैंड पर हो क्या? ये मेरी जानने वाली है, इसका ध्यान रखना, हम बस अभी पहुँच रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चाय वाला बोला, ये बहन जी बहुत देर से रो रही हैं। मेरी यहीं पर चाय की दुकान है, आप आ जाओ। सीमा ने फटाफट करण को फ़ोन किया। मोहन सारे काम छोड़कर सीमा के पास पहुंच गया। फिर दोनों ममता के बताए बस स्टैंड की ओर चल दिए। तभी करण ने कहा, हमें तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा। मेरा दोस्त सत्यम वहीं रहता है, मैं उसे वहां भेज देता हूं। तुम्हारे पास ममता की फ़ोटो हो तो मुझे भेज दो। मोहन ने सत्यम को फ़ोन किया। सत्यम, तेरी हेल्प चाहिए थी। तू अभी गांव के बस स्टैंड चला जा, मैं तुझे फ़ोटो भेज रहा हूँ। ये सीमा की दोस्त है, बहुत परेशान है। हम वहाँ आ रहे हैं, जब तक हम आए इसका ख्याल रखना, कोई इसे नुकसान न पहुँचा पाए। बस हमारे आने तक संभाल ले। सत्यम ने जवाब दिया, भाई चिंता मत कर, मैं अभी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ और तेरी उनसे बात भी करा दूंगा। ये सुनकर मोहन और सीमा को थोड़ी शांति मिली। सत्यम बाइक से फटाफट ममता के पास पहुंच गया। वह चाय वाले के पास पहुंच ममता वहीं थी, लेकिन वह उसे पहचान न सका। सीमा ने जो फ़ोटो भेजी थी वो ममता की शादी की थी। उसने चाय वाले से पूछा तो चाय वाले ने ममता की ओर इशारा किया। पुरानी सी साड़ी पहने कमज़ोर सी एक औरत बैठी थी। सत्यम ने फ़ोटो को ध्यान से देखा, तब समझ आया कि यह वही है। सत्यम, बहन, मुझे सीमा ने भेजा है, आप ठीक तो हो? चिंता मत करो, वो अभी आ रहे हैं। ये सुनकर ममता रोने लगी। भैया, मेरा देवर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और ज़बरदस्ती मुझे ले जाएगा। मेरी मदद करो। ये सुनकर सत्यम ने कहा, आप चिंता न करें, मेरे रहते आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं अभी आया। सत्यम चाय वाले से चाय और नमकीन का पैकेट ममता के लिए लाया। ममता चाय पीने लगी। जब वह चाय पी चुकी तब सत्यम ने कहा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। सत्यम ने मोहन का नंबर डायल किया और ममता को दे दिया। दूसरी तरफ सीमा बोल रही थी, ममता अब बता क्या बात है? ममता बहुत डरी हुई थी। उससे कुछ बताया नहीं जा रहा था। वह बोली, बस बहन तू यहाँ आ जा, फिर तुझे सब बताऊंगी। ये कहकर ममता ने फ़ोन सत्यम को पकड़ा दिया। सीमा, भैया इसने कुछ बताया क्या? सत्यम ने जवाब दिया, भाभी यह बहू डरी हुई हैं। इन्होंने बस इतना बताया कि इनका देवर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और ज़बरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया है। हमारे रहते कोई इन्हें छू भी नहीं सकता। आप आराम से आ जाओ। ये सुनकर सीमा ने कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी बचपन की सहेली है। 2 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। बस कुछ देर और इसका ध्यान रखिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। सत्यम बोला, अरे भाभी ये भी तो मेरी बहन जैसी हैं। आप चिंता मत करें, आराम से आएं। सीमा ने फ़ोन काट दिया और मोहन से बोली,
बात समझ में नहीं आ रही, उसका देवर क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसका पति कहाँ है? ममता ने बताया था कि उसका देवर तो गुडा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। लेकिन इसके पीछे क्यों पड़ा है? लगता है इसका पति कहीं काम से बाहर चला गया होगा। मोहन ने सीमा को समझाते हुए कहा, सीमा चिंता मत करो, अभी आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। फिर ममता से अच्छे से पूछ लेना, फोन पर न वो बता पाएगी न तुम कुछ समझ पाओगी। वैसे भी अब उसका देवर कुछ नहीं कर पाएगा। सत्यम को मैं जानता हूँ, वह अखाड़ा चलाता है। उसके अखाड़े के लड़के वहां पहुंच गए होंगे। उन्हें देखकर उसका देवर सामने भी नहीं आएगा। सीमा बहुत परेशान थी। हे भगवान, ममता मिली भी तो किस हाल में, बेचारी के जीवन में कोई न कोई परेशानी खड़ी ही रहती है। मुझे तो इसके पति पर गुस्सा आ रहा है। जब उसे पता है कि इसके माता पिता हैं नहीं और खुद का भाई गुडा है, तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अपने साथ शहर ही ले जाता। मोहन और सीमा इसी तरह बातें करते करते बस स्टैंड पहुंच गए। सीमा जैसे ही ममता के पास पहुंची, वह उसे देखकर दंग रह गई। कितनी कमजोर हो गई थी ममता। एक पुरानी सी साड़ी पहने, हाथ में एक कपड़े का पुराना सा बैग। कुछ देर के लिए तो सीमा उसे देखती ही रह गई, कुछ बोल नहीं पाए। फिर उसने कहा, ममता। ममता जो अभी सर झुकाए बैठी थी, सीमा की आवाज सुनकर जैसे उसमें जान आ गई। वह सीमा को देखकर रोने लगी और उससे लिपट गई। बहन तू आ गई, मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। सीमा ने ममता को कसकर जकड़ लिया और बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, एक फोन नहीं कर सकती थी मुझे न तो तेरी ससुराल का पता मालूम था, न तेरी ताई ने गांव का नाम बताया, वरना मैं तुझ तक पहुंच जाती। एक ही सांस में सीमा ने सब कह दिया। ममता बस रोए जा रही थी, वह कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी मोहन ने कहा, सीमा इन्हें घर ले चलो, अभी कुछ मत पूछो, यहाँ से निकलते घर पहुंचकर बात करेंगे। ये बहुत डिप्रेशन में है। सीमा ने हाँ में सर हिलाते हुए ममता को गाड़ी में बैठाया। ममता को गाड़ी में बैठाकर सीमा और मोहन ने सत्यम का धन्यवाद दिया और ममता को लेकर घर की ओर चल दिए। ममता और सीमा दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थीं। सीमा ने ममता का हाथ पकड़ रखा था। ममता बुरी तरह डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। सीमा ने ममता से कहा, ममता बिल्कुल मत डर, अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई। ये सुनकर ममता थोड़ा सा सहज हुई। सीमा ने पानी की बोतल ममता की ओर बढ़ाई। ममता ने पानी पिया। फिर वह कुछ देर आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो। कुछ देर बाद सीमा ने पूछा, ममता तू ठीक है क्या, हम बात कर सकते हैं? अब तू बता पाएगी क्या हुआ? ममता ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, सीमा जब से मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बहुत प्यार करते थे, मुझे पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च यही चलाते थे। इनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था, दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। शाम को शराब पीकर आ जाता था। कई बार तो उसका झगड़ा हो जाता था, जिसे तेरे जीजाजी निबटाते, पैसे भी देते। थाने में जाकर कई बार इसकी जमानत करवा कर भी लाए थे। इधर मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी। इसी बात से हम दोनों कुछ परेशान रहते थे। अभी 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 लोग बाइक पर हमारे घर आए और मेरे देवर का नाम लेकर पूछने लगे। इन्होंने कहा वह घर पर नहीं है, तो वो जबरदस्ती घर में घुसने लगे, क्योंकि मेरे देवर ने
उनसे काफी पैसे उधार ले रखे थे। वो सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद भी वे लोग नहीं माने तो इन्होंने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। ये देखकर दूसरे ने गन निकाल कर इन पर फायर कर दिया। ये कहकर ममता सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर सीमा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ममता ने आगे कहना शुरू किया, गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वो दोनों भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही ये नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में रोना पिटना मच गया। लेकिन इनके छोटे भाई को इसका जरा भी दुख नहीं था। वह तो एक ही बात बोल रहा था, घर की तलाशी लेने देता, जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते, उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी। मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, यह कहकर कि वे गुंडे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध सी बैठी रहती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, महारानी कब तक शोक मनाती रहोगी? घर का काम कौन करेगा? मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था अब जीऊं भी तो किसके लिए, लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोली, ममता जिंदगी बहुत लंबी है, तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं है। तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही हैं। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार मांझी, जो आज के बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा, मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन तेरे साथ जबरदस्ती कर लेगा तो तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते। आज दोपहर को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी, तो मेरी सास मेरे देवर से कह रही थी कि मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। तू रात को ममता को अपने वश में कर लेना। ये ले पैसे, अभी पिया, रात को मत पियो। सुबह हम लोगों से कह देंगे शराब के नशे में ये सब हो गया, अब दोनों की शादी कर देंगे। ये सुनकर मेरे देवर ने कहा, लेकिन माँ वो नहीं मानी तो? तब मेरी सास ने कहा, उसके हाथ पैर तोड़ दियो, फिर न कहीं भागने लायक रहेगी न किसी को कुछ बताने लायक। मैंने ये सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई, मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। ये कहकर ममता फूंक फूंक कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर सीमा भी रोने लगी। हे भगवान, तू इतना सब सहती रही। मैं तो सोच रही थी तू बहुत सुखी होगी। ममता ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं, कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊं। सीमा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं ममता, मेरे रहते मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तू हमारे साथ रहेगी। ममता सीमा के गले लगकर रोती रही। रास्ते भर सीमा उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर में ममता को जैसे नींद आ गई। सीमा ने मोहन से बात की। मोहन, तुमसे पूछे बगैर मैंने ममता को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मोहन ने कहा, कैसी बात करती हो सीमा, मुझे तो खुशी है, हम किसी के काम आ रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। सीमा ने ममता को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण मोहन तो सो गया, लेकिन सीमा की आंखों से नींद गायब थी।
पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया, जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था।